मैं हूं विनय सर। आप देख रहे हैं ईवान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। आज हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम, पढ़ने या सीखने के लिए वातावरण का सृजन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। वुडवर्थ महोदय ने कहा है सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ अपने वातावरण से, अपने समाज से, अपने परिवार से कुछ न कुछ सीखता रहता है। पहला पॉइंट है सुझाव द्वारा सीखने के लिए वातावरण का सृजन। इसके अंतर्गत बालक उसी प्रकार सीखता है, कह रहे हैं कि बालक उसी प्रकार सीखता है या कार्य करता है और विश्वास करता है। कह रहे हैं कि बालक उसी प्रकार सीखता है या कार्य करता है और विश्वास करता है जैसा कि उसे सुझाव दिया जाता है, जैसा कि उसे सुझाव दिया जाता है। अतः सुझाव बालक और शिक्षक दोनों के लिए विशेष महत्व है। अतः हम इसके द्वारा अधिगम के लिए वातावरण का सृजन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है जिज्ञासा एवं रुचि। जिज्ञासा एवं रुचि द्वारा सीखने के लिए वातावरण का सृजन। कह रहे हैं अधिगम में विद्यार्थी की रुचि और जिज्ञासा भी अधिगम के लिए यह जरूरी है कि अध्यापक विद्यार्थी की रुचि एवं जिज्ञासा को वरीयता दी जाए। विद्यार्थी की रुचि एवं जिज्ञासा को वरीयता दी जाए। इससे छात्र किसी विषय वस्तु को, कह रहे हैं कि इससे छात्र किसी विषय वस्तु को आसानी से सीख पाएगा और इससे अधिगम या पढ़ने के लिए उचित वातावरण का सृजन होगा। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी का पूर्व अनुभव। विद्यार्थी के पूर्व अनुभव के द्वारा सीखने के लिए वातावरण का सृजन। इसके अंतर्गत शिक्षक यदि छात्र के पूर्व ज्ञान को, कह रहे हैं शिक्षक यदि छात्र के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है तो छात्र को सीखने में आसानी होगी और अधिगम के लिए उचित वातावरण का सृजन होगा। यदि बालक को उसके पूर्व ज्ञान अर्थात पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु को उसके नवीन विषय वस्तु को जोड़ करके यदि उसे शिक्षा दी जाती है तो इस प्रकार से बालक अपने पूर्व अनुभव के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर बालक सीखने में रुचि प्रदर्शित करेगा। इससे बालक के या छात्र के सीखने में आसानी होगी और अधिगम के लिए उसे उचित वातावरण का सृजन होगा। चौथा पॉइंट है शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। थाउल्स महोदय के अनुसार शिक्षक बालकों में सहानुभूति का गुण उत्पन्न करके उनके सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता दे सकता है। इससे अधिगम के वातावरण का सृजन होगा। इसके अंतर्गत इससे सहानुभूति अर्थात शिक्षक की सहानुभूति बालक को शीघ्र और तन्मय होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरा पॉइंट है सहानुभूति बालक को एक दूसरे से अपना समझने और
सामाजिक समूह का सदस्य बनने में कह रहे हैं कि सहानुभूति बालक को एक दूसरे से अपना समझने और सामाजिक समूह का सदस्य बनने में सहायता देता है। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जो है बालक को एक दूसरे से अपना समझने, एक दूसरे से अपने संबंध को समझने और सामाजिक समूह का सदस्य बनने में सहायता प्रदान करता है या देता है। तीसरा पॉइंट है शिक्षक सहानुभूति के द्वारा, कह रहे हैं शिक्षक सहानुभूति के द्वारा अनुशासन की समस्या का समाधान कर सकता है। कह रहे हैं कि शिक्षक सहानुभूति के द्वारा अनुशासन को बनाए रख सकता है और अनुशासन की समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। पांचवा पॉइंट है पुनर्बलन। पुनर्बलन के द्वारा भी सीखने के लिए वातावरण का सृजन होता है। इसके अंतर्गत यदि बालक या छात्र को किसी कार्य के लिए पुरस्कृत या पुनर्बलित किया जाता है तो अधिगम अगली बार और बेहतर करने का प्रयास करता है और इस प्रकार पुनर्बलन द्वारा अधिगम के लिए उचित वातावरण का सृजन होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बालक जब किसी कार्य के लिए पुरस्कृत और पुनर्बलित होता है तो उस कार्य को बालक बहुत रुचिपूर्ण ढंग से उसका अध्ययन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक पुनर्बलन के द्वारा अधिगम के लिए उचित वातावरण का सृजन होगा। अगला छठा पॉइंट है सीखने के लिए वातावरण का सृजन करने के लिए परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका। आइए हम एक एक करके इसके बारे में अवलोकन करते हैं। पहला पॉइंट है परिवार। इसके अंतर्गत छात्र के सीखने के लिए परिवार का शिक्षा स्तर, व्यवहार, पालन पोषण, आर्थिक स्तर और संस्कृति का प्रभाव बालक के सीखने के सृजन पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि छात्र के सीखने के लिए परिवार बालक के लिए उसकी प्रथम पाठशाला है। वह अपने परिवार से नैतिक गुणों को, आदर्शों को, वह चारित्रिक विशेषताओं को अपने बड़े या बुजुर्गों से वह सीखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि छात्र के सीखने के लिए परिवार का शिक्षा स्तर कैसा है ये भी उसके लिए उत्तरदायी है। व्यवहार, परिवार में उसका व्यवहार कैसा है। पालन पोषण, परिवार में उसका पालन पोषण कैसा है। आर्थिक स्तर कैसा है। संस्कृति का भी बालक के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए संस्कृति का प्रभाव बालक के सीखने के सृजन पर पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि सीखने के लिए वातावरण का सृजन करने के लिए परिवार की अहम भूमिका होती है। दूसरा पॉइंट है समाज। इसके अंतर्गत बालक या छात्र अपने पास पड़ोस और अपने परिवार से सामाजिकता की भावना, संगठन, प्रेम, स्नेह, ईर्ष्या आदि भावनाओं को ग्रहण करता है। इसलिए इन तत्वों का बालक के सीखने का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः हम कह सकते हैं समाज द्वारा भी सीखने के लिए वातावरण का सृजन करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बालक अपने परिवार तथा पास पड़ोस से दिन प्रतिदिन उसकी शारीरिक मानसिक विकास होता है। धीरे धीरे वह भी अपने पास पड़ोस, अपने समाज के द्वारा कुछ न कुछ सीखता रहता है। वह अपने समाज के द्वारा सामाजिकता की भावना, संगठन, प्रेम, स्नेह, ईर्ष्या, सहयोग, परोपकार आदि नैतिक गुणों को
सीखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज द्वारा भी सीखने के लिए वातावरण का सृजन होता है। तीसरा पॉइंट है विद्यालय। इसके अंतर्गत विद्यालय एक ऐसी संस्था है, बता रहे हैं कि विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां बालक का सर्वांगीण विकास, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और नैतिक गुणों का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्यालय द्वारा भी सीखने के लिए वातावरण का सृजन होता है। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत यदि पाठ्यक्रम बालक या छात्र की उम्र, ग्रहण शक्ति और क्षमता के अनुकूल हो तो छात्र अच्छे तरीके से सीख पाएगा और अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यदि पाठ्यक्रम बालक या छात्र की उम्र, क्षमता और ग्रहण शक्ति के अनुकूल हो तो छात्र किसी भी विषय वस्तु को अच्छे तरीके से सीख पाएगा और अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण होगा। अगला पॉइंट है कक्षा कक्ष का वातावरण। कक्षा कक्ष का वातावरण भी अधिगम या सीखने के लिए वातावरण का सृजन करता है। इसके अंतर्गत कक्षा कक्ष बहुउद्देशीय सोपान है। कक्षा कक्ष बहुउद्देशीय सोपान है जिसमें बालक के अधिगम हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है। यदि कक्षा कक्ष का वातावरण उत्तम होगा तो छात्र के अधिगम के लिए वातावरण का सृजन होगा। अगला पॉइंट है शिक्षण सामग्री। इसके अंतर्गत शिक्षण सामग्री भी बालक या छात्र के सीखने के लिए वातावरण का सृजन करता है। शिक्षण सामग्री के 3 प्रमुख साधन हैं। शिक्षण सामग्री के प्रमुख 3 साधन हैं। पहला है दृश्य सामग्री, दूसरा है श्रव्य सामग्री, तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। जिसमें दृश्य सामग्री के अंतर्गत हम उन उदाहरणों को लेते हैं जिनको हम आँख से देख सकते हैं, जैसे ग्लोब, मॉडल, पुस्तक, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड आदि। ये सभी क्या हैं? दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं जो बालक के सीखने के लिए वातावरण का सृजन करते हैं। दूसरा पॉइंट है श्रव्य सामग्री। इसके अंतर्गत से रेडियो, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर आदि भी बालक के सीखने के लिए वातावरण का निर्माण करता है। तीसरा पॉइंट जो सबसे उत्तम है बालक के सीखने के लिए, श्रव्य दृश्य सामग्री। इसमें बालक जिन वस्तुओं को देखता और सुनता है वो श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है, जैसे टीवी, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, प्रोजेक्टर आदि भी बालक के सीखने के लिए वातावरण का सृजन करता है। अगला पॉइंट है शिक्षण विधियाँ। इसके अंतर्गत यदि शिक्षण विधि भी बच्चे की उम्र, क्षमता और ग्रहण शक्ति आदि के अनुकूल हो तो छात्र के अधिगम के लिए उचित वातावरण का सृजन होगा। यदि आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें तथा शेयर अवश्य कर दें।